Good morning student. Our next topic is Biot-Savart's law. Biot-Savart law जो है एक experimental law है which was given by Biot and Savart. It is also known as Laplace law, and this law deals with the magnetic field induction at a point with a small current element. This law deals with मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट हमें कैसा लेना है? स्मॉल करंट एलिमेंट लेना है। करंट एलिमेंट का मीनिंग क्या है? कोई भी हम वायर लेते हैं, मान लो ये कोई वायर हमारे पास कंडक्टिंग वायर है और इसमें से हमने करंट पास करवाया आई, तो इसका अगर स्मॉल पार्ट हम कंसीडर करें, स्मॉल पार्ट मान लो डी एल लेंथ में यहाँ कंसीडर करता हूँ, डी एल लेंथ जिसमें से आई करंट पास हो रहा है और करंट की डायरेक्शन मैंने इधर दिखाई है, ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन दिखाई है। तो करंट, वैसे तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट अगर स्मॉल लेंथ के साथ हम करंट को कंसीडर करें, करंट एलिमेंट कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट को हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आई इंटू डी एल, ये क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट हो जाएगा। और ये जो करंट एलिमेंट होता है, स्मॉल करंट एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं क्या? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह की क्वांटिटी होगी ये? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्मॉल करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पूरा कंप्लीट कंडक्टर कंसीडर करें, मान लो ये एक्स वाई कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हमने स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ कंसीडर किया, ये ए बी एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ क्या है? डी एल, और इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे डी एल को हम एरो से दिखाएंगे, ठीक है? दिस इज स्मॉल करंट एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या फाइंड आउट किया कि अगर हम कंसीडर करें, कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट पी हमारे पास है जहाँ पे हमें पता है जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और किसी भी पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लेते हैं करंट एलिमेंट से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं आर, जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल, and this position vector of point P is making angle theta with the small current element। यानी कि यहाँ पे स्मॉल एंगल थीटा जो है वो पोजीशन वेक्टर R जो है पॉइंट P का, वो किसके साथ बनाएगा? करंट एलिमेंट के साथ बनाता है। तो यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अगर डेफिनेशन देखें, बायोट-सावर्ट लॉ की स्टेटमेंट देखें, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ इसका दूसरा नाम क्या हो गया? लैप्लेस जो है, इसको हम लॉ भी बोलते हैं, लैप्लेस लॉ भी बोलते हैं इसको हम, बायोट-सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। अब देखो करंट एलिमेंट अगर स्मॉल लिया है हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हम क्या लेके चलेंगे? स्मॉल, डी बी। डी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड? पॉइंट पी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, कितना मैग्नेटिक फील्ड है हमारा? डी बी। तो ये जो डी बी जो आएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी, क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। सबसे पहला फैक्टर लेके चलेंगे हम करंट, ये करंट के जो है ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड फैक्टर हमारा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा स्मॉल लेंथ के, डी एल लेंथ के। थर्ड फैक्टर हम लेके चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है? साइन ऑफ द एंगल of which the position vector of point P will make with the direction with the current element। तो इसका साइन थीटा लेना है हमें। और एक लास्ट फैक्टर हमारा रह गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। उसके
जो है स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि आर के स्केयर के क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, क्या कर दें, कंबाइन कर दें इन फैक्टर्स को, कंबाइनिंग द फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास डी बी की जो वैल्यू आएगी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, डायरेक्टली को यहाँ से हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये कांस्टेंट जो है के आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। के यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो के की एसआई सिस्टम में जो वैल्यू आएगी, इन एसआई सिस्टम में ये जो के आएगा इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। अब देखो क्वेश्चन आ गया, अगर हम सी जी एस यूज करते हैं, अभी म्यू नॉट को भी डिस्कस करेंगे, सी जी एस यूनिट जो आएगी, सी जी एस यूनिट जो आएगी, के की सी जी एस यूनिट, ये हम मान के चलते हैं 1 के इक्वल। तो म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू है म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आएगा, वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे म्यू नॉट क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे आती है। यहाँ पे जो टेस्ला होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट थी टेस्ला, और टेस्ला को हम आगे भी डिफ़ाइन करेंगे, पहले भी हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। और फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में अगर हम करें इसको, तो 1 टेस्ला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में भी है। तो म्यू नॉट क्या परमेबिलिटी है किसी फ्री स्पेस की, पास होने देता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरेट लॉ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, अगर म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीनिंग हमें एक आइडिया मिल गया है, अगर हमें किसी भी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने, तो स्मॉल लेंथ की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। और सी जी एस में अगर देखें हम, ये तो एस आई में आ गया हमारा, सी जी एस के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा सी जी एस के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म भी हम इसकी राइट कर सकते हैं। तो डी बी जो आएगा, डी बी वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको राइट करें, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालें इसका, तो ये आएगा म्यू नॉट आई, और ये जो हमारी टर्म यहाँ पे आई हुई है, जो डायरेक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो डायरेक्शन के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम आर वेक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई करें, मीनिंग एक यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन के लिए, उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एल क्रॉस आर, क्या लिख सकते हैं इसको, डी एल क्रॉस आर, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर था यहाँ पे, तो आर की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई है। और डी बी की जो डायरेक्शन आएगी, जो क्रॉस प्रोडक्ट आई है डी एल क्रॉस आर जो होता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आई है, ये हमें इसकी डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
पॉइंट P जो है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, +1 में आपका टॉपिक था क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वहाँ से आप दोबारा इसको रिटेन कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट को। और राइट हैंड स्क्रू रूल हम यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो डायरेक्शन इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जो है हम यूज़ करेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, डीबी की जो डायरेक्शन आएगी, वो डायरेक्शन जिस प्लेन के अंदर DL और R लाई करेंगे उसके साथ में आएगी परपेंडिकुलर। डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing DL and R, यानी कि DL और R के प्लेन के साथ क्या आएगी, हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो बायोट-सैवर्ट लॉ जो है वो, जैसे हमने कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, तो उसके एनालॉगस है। दिस लॉ इज analogous to Coulomb's law in electrostatics। जैसे कूलम्स लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक वैसे ही बायोट-सैवर्ट लॉ जो है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिज्म के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो जो हमारा कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और बायोट-सैवर्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म है, दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटी क्या है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के, सिंगल चार्ज के लिए। ये भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को, मीनिंग दोनों ही लॉ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। दोनों के दोनों लॉ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई है। क्या हो गई इनकी सिमिलैरिटीज़ हो गई दोनों लॉ के अंदर, बायोट-सैवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ, दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी आ गई है यहाँ पे। और अगर हम डिससिमिलैरिटी देखें दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ जो होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय I/dl, यानी कि करंट एलिमेंट इसको प्रोड्यूस करता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सोर्स जो होता है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, I/dl, करंट एलिमेंट। और जबकि कूलम्स लॉ के अंदर देखें हम, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, और चार्ज एक जो है, चार्ज जो है एक इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है करंट एलिमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीनिंग एक तो स्केलर क्वांटिटी से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी से प्रोड्यूस होता है। और एक और डिफरेंस यहाँ पे आता है, कूलम्स लॉ में कहीं भी एंगल की बात नहीं करते हम, ठीक है, और जबकि बायोट-सैवर्ट लॉ में एंगल डिपेंडेंट होता है बायोट-सैवर्ट लॉ। तो ये इनके बीच में डिफरेंस आ गया।
तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ की जो एप्लीकेशन हमारे पास गिवन है वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बायोट-सैवर्ट लॉ, तो बुक में आपके कई एप्लीकेशन गिवन है, उनमें से कुछ एप्लीकेशन जो है अब CBSE ने डिलीट कर दी है। तो हम इसकी एप्लीकेशन जो करेंगे, सर्कुलर बुक की जो है एप्लीकेशन हमारे पास है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। कैरिंग करंट। तो ये एप्लीकेशन जो है हम इसकी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। कोई सर्कुलर कॉइल हमें गिवन है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मान लो एक सर्कुलर कॉइल सपोज करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉइल ले लेते हैं, सर्कुलर कॉइल। ये हमारी कोई सर्कुलर कॉइल होगी जिसका सेंटर हम कंसीडर करते हैं, सेंटर इसका O, और एक करंट एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो हम करंट पास करवाते हैं, I करंट पास करवाते हैं, इसमें से I करंट पास करवाते हैं। और स्मॉल करंट एलिमेंट कहीं पे भी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ कंसीडर कर लेते हैं DL, स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसमें से करंट जो है कितना पास हो रहा है, I। तो ये DL स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया। और ये जो करंट एलिमेंट है, अगर हम इसका एंगल चेक करें, यहाँ पे ये जो एंगल आएगा पोजीशन वेक्टर के साथ, ये R, इसका रेडियस हम अगर सपोज करें, मान लो R हम रेडियस सपोज करते हैं, पोजीशन वेक्टर हम DL करंट एलिमेंट का O पॉइंट से दिखाते हैं अगर, या O पॉइंट का DL करंट एलिमेंट से इसका पोजीशन वेक्टर दिखाते हैं, R रेडियस के इक्वल मान लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, दिस इज़ 90 डिग्री। थीटा हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि करंट एलिमेंट जो है एक तरह से ये जो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल के साथ हमेशा टेंजेंट होगी। और टेंजेंट टू द सर्कल हमेशा रेडियस वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट DL। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन और इंडक्शन एट पॉइंट O ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट IDL कितना आएगा, बायोट-सैवर्ट लॉ से निकाल देंगे। dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4 पाई IDL। साइन थीटा की जगह थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और डिस्टेंस R दिया तो R का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। तो मीनिंग ये स्मॉल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया IDL डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर, ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू DL लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द सर्कुलर लूप कह सकते हो, या सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कह सकते हो, सर्कुलर कॉइल। हमें क्या करना है, हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए अब देखो बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंडक्टर्स बन सकते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट बन सकते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। तो इसलिए हमें टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, कितना आएगा ये, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, आई डी एल डिवाइड बाई म्यू नॉट भी था इसके साथ, मैं बाद में लिख देता हूँ म्यू नॉट को, डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। लेंथ का इंटीग्रेशन करना है हमें, बाकी टर्म्स को हम बाहर राइट कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, लेंथ का। और पूरे सर्कल की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा आई म्यू नॉट को मैं पहले राइट कर देता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और डी एल की जगह आ जाएगा 2 पाई इंटू आर। तो 2 पाई यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, तो बी की जो वैल्यू आएगी, हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको सेम, 2 पाई आर को यहाँ राइट कर लेते हैं आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल करना है तो आर को कैंसिल कर दो, एक आर को 4 पाई में, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी हमारे पास सर्कल के सेंटर पे। बट अगर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल ना हो करके हमारे पास इसका कोई स्मॉल पार्ट होता, क्या होता, स्मॉल पार्ट, तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते। तो अब हम इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है हमारा इसको, तो हम इसको राइट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क। अगर मान लो हम कोई आर्क लेते हैं ऐसे, और ये इसका रेडियस आर, और ये सेंटर पे कितने एंगल सबटेंड करती है, ए भी कोई वायर है जिसका हमने कुछ पार्ट कंसीडर किया है, एक आर्क कंसीडर किया है जो कि सेंटर पे जो है थीटा एंगल सबटेंड करती है। तब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इसको इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा, एक आर को हम कैंसिल कर देते हैं, 2 पाई को ऐसे रखेंगे, 2 पाई की जगह मैं क्या राइट कर देता हूँ, थीटा राइट कर देता हूँ, और ये आ जाएगा आई डिवाइड बाई 2r, एक आर कैंसिल हो जाएगा। मीनिंग थीटा जो है, थीटा इसको हमें रेडियन में लेना है सबसे पहले, तो किस में लेना है, रेडियन में लेना है इसको। और हमारा फॉर्मूला जो आएगा, 2 को कैंसिल नहीं करना, मैंने 2 को कैंसिल कर दिया यहाँ पे, 2 को भी आप एज इट इज़ रख सकते हो, पाई भी कैंसिल नहीं करना, पाई भी ऐसे ही आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 4 पाई, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। देखो 4 पाई एज इट इज़ 2 पाई की जगह, क्योंकि 2 पाई पूरे सर्कल का एंगल होता है सेंटर पे 2 पाई, और अगर एंगल थीटा बना रहा है तो 2 पाई की जगह क्या रिप्लेस कर दो, थीटा से रिप्लेस कर दो, एक आर कैंसिल कर दो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, किसी भी आर्क के लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कोई हमें वायर गिवन है, सर्कुलर वायर, उसका कुछ पोर्शन गिवन है, और उसके लिए हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वायर का जो प्लेन है, अगर हमारा प्लेन जो है पेपर में, पेपर के प्लेन के पैरेलल लिया हुआ है मैंने इसको, प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ करंट एलिमेंट था हमारा, ये भी प्लेन ऑफ पेपर में है, और जो आर था वो भी प्लेन ऑफ पेपर में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम किससे निकालेंगे, ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, आई और डी एल, आई डी एल मीनिंग डी एल और आर की क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो वो हमेशा जो आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। यहाँ पे अगर कॉइल जो है दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, इफ़ कॉइल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, या मैं ये कहूँ प्लेन ऑफ पेपर जो है वही कॉइल का प्लेन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी, बी की जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी,
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। अब प्लेन ऑफ पेपर के साथ परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है। अब आउटवर्ड कब होगी, इनवर्ड कब होगी, उसके लिए हमें जो है करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर करंट जो है क्लॉकवाइज है, इफ़ करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, क्लॉक रूल यूज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज यहाँ पे है then magnetic field is directed magnetic field B is directed inward to the plane of paper। प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ होगा, कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अब जैसे अंदर की तरफ कैसे होगा, ये भी देख लीजिए। मान लो ये मेरे पास कोई कॉइल मैंने कंसीडर किया है और करंट इसमें से क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन में दिखाते हैं, ऐसे करंट दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो पेन की डायरेक्शन है, देखो अंदर परपेंडिकुलर तो होगा ये कॉइल के, और जो पेन की जो ये यहाँ पे नोक है ये जो दिखाएगी अंदर की तरफ, ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा, कब, व्हेन करंट इज इनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। किस केस में, जब करंट कैसे है, क्लॉकवाइज है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, करंट मैं इस तरह से पास करवा दूँ एंटी क्लॉकवाइज, तब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा। देखो ये पेन जो है, ये जो पार्ट है इसका, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा कैसे, सर्कल से आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट जो है, करंट हमारे पास कैसे है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो क्लॉक रूल भी है ये हमारे पास, क्लॉक रूल भी होता है यही। मीनिंग क्या है, अगर मैं ये देखूँ कॉइल को यहाँ पे चेक करता हूँ और इसमें से करंट पास करवाते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो कॉइल का फेस हमें ऊपर से नज़र आ रहा है, ये एक तरह से कैसी पोलैरिटी गेन कर लेगा, साउथ पोलैरिटी गेन कर लेगा। और यहाँ पे जो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट है, यहाँ पे हमारी जो पोलैरिटी आएगी वो कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल से कॉइल के प्लेन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए दूसरा जो रूल यूज कर सकते हैं, राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं हम। राइट हैंड रूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल का लिए राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा हुआ है। राइट हैंड थंब रूल 10th में आपने पढ़ा था। अगर हम किसी भी कंडक्टर को, मान लो ये पेन एक कंडक्टर है और इसको मैं ऐसे होल्ड करता हूँ अपने राइट हैंड में, और अगर ये जो ग्रिप बनी हुई है, ये जो ग्रिप है थंब से जो शुरू हो रही है, अगर ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है, अगर ग्रिप क्या दिखाती है, करंट की डायरेक्शन को, तो हमारा थंब है ये किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये होता है राइट हैंड थंब रूल। अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं कॉइल और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो देखो ये सेंटर हो गया, करंट हमने पास किया इसमें से आई, तो यहाँ से भी करंट आई पास होगा। तो किसी एक पॉइंट पे
अगर स्मॉल लेंथ कंसीडर करें हमें पता है स्मॉल लेंथ जो है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगी। स्मॉल लेंथ ही होगी, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम कर रही है, यहाँ भी स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगी। तो राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाएं तो हमें पता है ये किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो करंट होगा वो करंट कैसे होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर आएगा। सेम यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, सर्कुलर आएगा ऐसे। अब यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो जो हमारा ये कर्ल होगा, फिर इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो ये जो कर्ल होगा फिर ये किसकी डायरेक्शन देगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरह से आएगा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। स्ट्रेट कंडक्टर का केस आपने 10th क्लास में किया हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ करंट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो करंट हमारा नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन ली हुई थी, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट ऊपर की तरफ है तो अब रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो अगर करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा ऐसे। मीनिंग जो हमारा क्लॉक रूल होता है, क्लॉक रूल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, करंट के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए भी। तो सेम राइट हैंड थंब रूल भी ऐसे ही है हमारे पास। अगर करंट हमारा ऊपर की तरफ आता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कर्ल लाइंस देगी, और इसका रिवर्स जो हम करते हैं सिंपल राइट हैंड थंब रूल जो करते हैं, अगर हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है तो कर्ल ऑफ द फिंगर हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो ये कर्ल जो आएगा ये कैसे आएगा हमारा, ये हमें करंट की डायरेक्शन देता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं किसी सर्कुलर वायर की वजह के कैरिंग करंट जो होता है उससे। और अगर हम यहाँ चेक करें, ये देखो अगर सेंटर की तरफ आएँ तो दोनों कंडक्टर जो है हमारे पास, इधर जो कंडक्टर कंसीडर किया और इधर जो कंडक्टर कंसीडर किया है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो है एक दूसरे को क्या करेगा, इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। यानी कि सेंटर पर आकर जो लाइनें होती है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाती है। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कोयल का, सेंटर पर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा।